चलो भाई, कल जहां तक पढ़ा दिया था ना उससे आगे बढ़ते हैं। बेटाओ देखो भाई, कल जो है यहां तक आ गए थे, y अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी, ये आया था। एक सेकेंड, थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा ना। नहीं, अब देखो देखिए हो गया। हाँ भाई, y इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी। देखो भाई, ये फ्रिंज की चौड़ाई नहीं है, ये किसी भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी का फॉर्मूला है। तो इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी समझ में भी आ जाएगा कैसे किसके लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं दीप्त फ्रिंजों के लिए। दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर कितना होता है? एन लैम्बडा होता है अपने पास, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एन लैम्बडा डी अपॉन डी। दीप्त फ्रिंजों के लिए दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई किया जा सकता है भाई। एन वी कौन सी? एन वी दीप्त फ्रिंज के लिए। एनवी का मतलब जैसे पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं जो भी अपन मानते हैं, तो एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए सूत्र बन जाएगा वाई एन। जैसे पांचवी है तो वाई 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा? एन लैम्बडा डी अपॉन डी हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया? ये 1 हो गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें। हाँ जी भाई, अब फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा ये थी कि दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी क्या होती है? फ्रिंज चौड़ाई के बराबर कहलाती है। तो ये एनवी दीप्त हो गई, तो इसके आगे वाली फ्रिंज कौन सी हो जाएगी बताओ? एन प्लस 1वी हो जाएगी। तो एन प्लस 1वी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा? वाई एन प्लस 1 बराबर एन प्लस 1 क्या आएगा? लैम्बडा डी अपॉन डी। आ गया होगा समझ में? कुछ नहीं करना है इसमें, एन की जगह क्या रख दोगे? एन प्लस 1 रख दो, तो अपने पास उसका मान आ जाता है। आगे बढ़े अपन इसमें। देखो ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बीटा। देखो भाई, ये एन प्लस 1 है, ये एन है, इसमें से ये घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होगी कि नहीं होगी? मान लो कि y 6 मतलब छठी फ्रिंज की दूरी वो 10 सेंटीमीटर है, और y 5 की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो फ्रिंज चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी अपने पास, ठीक है बेटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, समीकरण 1 व 2 से मान रखो भाई। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एन प्लस 1 लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस एन लैम्बडा डी अपॉन डी, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा डी अपॉन डी कॉमन आ जाएगा, एन प्लस 1 माइनस एन हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्बडा डी अपॉन डी हो गया। ये समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं मैं? 3 मान लेते हैं, ठीक है। देखो भाई, अगर स्पीड ज्यादा लग रही हो ना तो तुम बोल दिया करो। कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता, जैसे कल स्पीड ज्यादा थी, मुझे बाद में खुद वही लगा आज तो नहीं है स्पीड ज्यादा। अगर पढ़ाने में स्पीड बहुत ज्यादा लग रही हो तो बोल भी दिया करो, ध्यान नहीं रहता है इसलिए। ये तो बात हो गई दीप्त फ्रिंजों के लिए। अब निकालेंगे अपन अदीप्त फ्रिंजों के लिए। तो सबसे अब अपन चले अदीप्त फ्रिंजों के लिए। पथांतर क्या होता है बताओ? डेल्टा 2n-1 यही होता है, और लैम्बडा बाई 2 ये मैं पढ़ा चुका हूं, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्र क्या होगा? y बराबर डेल्टा डी अपॉन डी। तो एन वी अदीप्त फ्रिंज के लिए, बोलो भाई एन वी के लिए क्या होगा? वाई एन, डेल्टा का मान ये वाला रख दो 2n-1 लैम्बडा बाई 2 डी अपॉन डी। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके आगे वाली फ्रिंज
इसको वाई डैश मान लो, तो n+1v अदीप्त फ्रिंज के लिए इसके जस्ट आगे वाली क्या हो जाएगी बताओ, वाई डैश n+1 2, यहाँ क्या आएगा बताओ, n+1 -1 लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा 2d। देखो अपने पास इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो गया, यहां से चलो 2n+2 -1, तो 2n+1 हो जाएगा, इसका मान सोल्व करके देख लेना अगर नहीं आता हो तो y डैश इज इक्वल टू हो गया n+1 इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा 2d। ये समीकरण नंबर कितना हो गया भाई 5, ठीक है ना। अब इसमें से ये घटा देंगे तो फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी अपने पास, तो क्या लिखेंगे, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश इज इक्वल टू वाई डैश n+1 माइनस वाई डैश n, समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से मान रखे हैं अपन इसमें, आज ज्यादा ऊपर चला गया क्या भाई, 4 और 5 से मान रखते हैं, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बोलो 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d हो जाएगा अपने पास, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, हाँ भाई ठीक है, लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन ले लो, तो ये आ गया लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन, 2n+1 माइनस से -2n माइनस माइनस प्लस, ये इससे कट गया, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो बीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ, बीटा डैश बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, ये समीकरण नंबर हो गया 6। तो समीकरण 3 व 6 से बीटा बराबर बीटा डैश बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। देखो भाई, अतः यंग के प्रयोग में सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। अब एग्जाम में इस फ्रिंज चौड़ाई पर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है कि किरण चित्र बनाकर फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र स्थापित कीजिए। उसका आंसर जो है ना, कल वाला टॉपिक पढ़ाया था मैंने, वो किरण आरेख, फिर उससे यहाँ तक निकाल लिया था। वो करने के बाद में ये दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई यहाँ तक करना है, मतलब वो कल वाला टॉपिक हो जाएगा। कौन सा, फ्रिंज चौड़ाई का मापन लिखाया था मैंने, चित्र बनाया था, मतलब जिसमें ये ज्ञात किया था वो, और यहाँ तक का कर देना। ये तो बात हो गई इसकी। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि यंग के प्रयोग में सभी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका है, तुम्हें यहां से चालू करना है। पहले दीप्त फ्रिंजों के लिए निकाल लो, फिर किसके लिए निकाल लोगे, अदीप्त फ्रिंजों के लिए। उसके बाद में अपने पास क्या करना है, इन दोनों को बराबर सिद्ध कर देना भाई, मतलब ये दोनों ही करने हैं, ये बराबर सिद्ध हो गया। अतः व्यतिकरण में सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान प्राप्त होती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आज कैमरा टेढ़ा भी है क्या, है टेढ़ा हो रहा ना, वो देखो मैं वहां ऊपर लिखता हूं तो वो कट जाता है, जबकि लाइन में ही लिख रहा हूं। चलो जी भाई, अब रहने तो क्या सीधा करोगे, ज्यादा सीधा नहीं, और ज्यादा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा कर लो, बस रोको, टूट ही गया क्या, आ गया, हाँ सही है। वो फोकस होने में थोड़ा सा टाइम तो लेगा उसको। अब सही है, अब इधर भी जगह और मिल गई। रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना आपने चालू, है हाँ।
चलो जी भाई, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता कि किस पे डिपेंड करती है फ्रिंज की चौड़ाई, वो अपन चलते हैं। फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता, देखो भाई, बीटा बराबर क्या आया, लैम्डा डी अपॉन डी आया। कोई सी फ्रिंज जो बोले दीप्त हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों के लिए यही आता है। अब बीटा समानुपाती क्या हो रहा है, लैम्डा। अतः है तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई के मान में वृद्धि होती है। तो अपन ये कह सकते हैं लैम्डा इंक्रीज होगा तो बीटा भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर वाला तीर का निशान वृद्धि को दर्शाता है। अब अपन चलते हैं, बेनिया है पीनाला होता है ना, स्पेक्ट्रम विबग्योर होता है भाई। इसमें से सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का। तो आप जानते हैं कि लैम्डा रेड इज मोर देन लैम्डा वोयलेट होगा। तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बीटा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन बीटा फॉर ए वोयलेट कलर। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। सर्वाधिक फ्रिंज चौड़ाई लाल रंग के लिए होती है और सबसे कम फ्रिंज चौड़ाई किसके लिए होती है, बैंगनी रंग के लिए होती है। एक चीज अपन और चलते हैं, निर्वात में फ्रिंज चौड़ाई। देखो भाई, निर्वात में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी हो गया। माध्यम में क्या होगा बताओ माध्यम के लिए क्या चेंज होगा, माध्यम में तरंग दैर्ध्य बदलता है कि नहीं बदलता है, तो लैम्डा डैश आ जाएगा, लैम्डा डैश डी अपॉन डी हो जाएगा। तो बीटा डैश अपॉन बीटा भाग देके निकालो, लैम्डा डी अपॉन क्या आएगा, डी अपॉन बोलो लैम्डा डी अपॉन डी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा हो गया इसका मान। तो क्या रखेंगे अपन बताओ, चलो बीटा डैश अपॉन बीटा बराबर लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। अब माध्यम में अपन जानते हैं, माध्यम के लिए क्या होता है, तरंग दैर्ध्य में क्या आती है, कमी, घटेगा। तो लैम्डा डैश इज लेस देन क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा। अगर इसका मान इससे कम हुआ, इसका मतलब इसका मान भी इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अतः है क्या परिणाम आया, बीटा डैश इज लेस देन बीटा। अतः है माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई घटती है भाई, घटेगी। इसीलिए तुम्हारी किताब में क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आया हुआ है कि यदि यंग के प्रयोग को वायु के स्थान पर किसी माध्यम में किया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा। तो आंसर लिखना है फ्रिंज चौड़ाई में कमी आती है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, आगे अपन चलें, थोड़ा सा सूत्र और बना देता हूं मैं इसमें। देखो ये आया बीटा डैश अपॉन बीटा, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, उल्टा कर दें तो बीटा अपॉन बीटा डैश, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ये अपवर्तनांक के बराबर होता है अभी, किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के बराबर। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, n। माध्यम का अपवर्तनांक है ये, माध्यम का अपवर्तनांक है भाई। तो ये लिख सकते हैं बीटा अपॉन बीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और बीटा डैश बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, बीटा अपॉन n हो जाएगा। जैसे मान लो कि पानी में फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है तो कितना परिवर्तन होगा, पानी के लिए अगर निकालें, पानी के लिए n का मान कितना होता है, 4/3 होता है। ये सरल है भाई, 1.33 के बजाय। तो क्या लिखोगे बताओ, बीटा डैश बराबर बीटा अपॉन 4/3 बराबर क्या आएगा, 3/4 बीटा। या अपन ये कह सकते हैं कि बीटा डैश बराबर बीटा का कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। कैसे हुआ 75%, 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा करते ही 75% हो जाएगा। मतलब यह है कि पानी में फ्रिंज चौड़ाई वायु की तुलना में 75% रह जाती है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि 25% की कमी आ जाती है। क्लियर है मामला, ये तो बात हो गई लैम्डा की।
आगे एक और चीज चलता हूं मैं, सेकंड नंबर, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। तो फ्रिंज चौड़ाई का मान किसके समानुपाती होता है? पर्दे की दूरी के भी समानुपाती होता है। अतः फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ाने के लिए पर्दे की दूरी भी अधिक लेनी पड़ती है। लेकिन पर्दे की दूरी को अत्यधिक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पर्दे की दूरी बहुत बढ़ाने पर फिर अस्पष्टता बढ़ जाती है। कैसे? अपन जब दूर की चीज देखते हैं तो अपने को क्लियर दिखाई नहीं देती है, तो ये कारण है इसका। तीसरा, बीटा समानुपाती 1/d। तो कला संबद्ध स्रोतों के मध्य दूरी में कमी करने पर फ्रिंज चौड़ाई में वृद्धि होती है। अपन ये चाहते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो फिर दोनों स्रोतों के मध्य दूरी का मान काफी कम होना चाहिए। इसीलिए व्यतिकरण की शर्त में एक चीज ये भी शामिल है कि कला संबद्ध स्रोतों के मध्य दूरी काफी कम रहनी चाहिए। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। भी क्या चक्कर है? हो गया भाई? चलो जी भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश की फ्रिंज। हाँ भाई मैंने यंग के प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्रोत काम में लिया था अपने पास, तो लेमड़ा का मान फिक्स हो गया। एक वर्णी का मतलब तरंग दैर्ध्य एक ही रंग का हो गया। अब अगर यंग के प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए, श्वेत प्रकाश का मतलब व्हाइट लाइट हो गई, 7 रंग होते हैं अपने पास, तो श्वेत प्रकाश का उपयोग किए जाने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? एक तो यह आता है, फ्रिंज चौड़ाई का मान असमान आएगा भाई, क्योंकि बीटा समानुपाती लैम्बडा होता है। अलग अलग रंगों के लिए लैम्बडा का मान क्या होता है? अलग अलग। तो इस स्थिति में फ्रिंज चौड़ाई का मान एक समान प्राप्त नहीं होता है। केंद्रीय फ्रिंज हमेशा ही दीप्त आती है, चमकीली ही प्राप्त होगी, चाहे वो एक वर्णी ले लिया जाए चाहे श्वेत प्रकाश ले लिया जाए। ये दूसरी विशेषता हो गई। उसके बाद में आते हैं अदीप्त फ्रिंजों का आंतरिक किनारा लाल होता है और बाह्य किनारा बैंगनी प्राप्त हो जाता है। ये तीसरी विशेषता है, थ्योरी है, केवल याद रखना है। चौथी विशेषता यह है, उच्च क्रम की फ्रिंजें, जैसे मान लो 100वीं 50वीं जो भी फ्रिंजें होती है ना, वो लगभग श्वेत प्राप्त होने लगती है, क्योंकि सभी कलर आपस में मिलकर दूरी होने पर वापस कौन सा कलर बना लेते हैं? सफेद कलर का निर्माण कर लेते हैं। ये इसके रिजल्ट हैं। इसी में आगे एक टॉपिक चलता हूं, फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई। इसको कोणीय पार्थक्य भी कहते हैं भी, कोणीय पार्थक्य भी कहा जाता है। देखो भाई, कोणीय चौड़ाई को यूं समझे अपन है, ये फ्रिंज हो गई अपने पास, यहां से यहां तक की फ्रिंज की चौड़ाई हो गई बीटा। यहां से कोई आदमी देख रहा है तो आंख हो गई है, ठीक है। ये कोण हो गया थीटा। तो इस फ्रिंज के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। ये दूरी किसके बराबर हो गई? पर्दे की दूरी के बराबर हो गई। तो टेन थीटा निकालो, लंब बटे आधार क्या आएगा बताओ? बीटा अपॉन डी हो जाएगा। थीटा का मान बहुत कम हो
तो टेन थीटा लगभग किसके बराबर लिया जा सकता है, थीटा के बराबर। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बीटा अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। तो एक सूत्र तो ये हो गया इसका। आगे अपन चलें, बीटा का मान ये भी होता है लैम्डा डी अपॉन डी से, तो थीटा बराबर क्या आएगा बताओ, लैम्डा डी अपॉन डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल आउट होगा, तो लैम्डा अपॉन डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर माध्यम में और निर्वात में वो लेते हैं तो वापस वही फॉर्मूला, थीटा अपॉन थीटा डैश बराबर क्या आएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, और सूत्र वैसा का वैसा ये बन जाएगा, थीटा अपॉन एन। तो माध्यम में कोणीय चौड़ाई में भी क्या आती है, कमी आती है। कोणीय चौड़ाई का मान पर्दे की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि कोणीय चौड़ाई में देख लो कहीं भी कैपिटल डी नहीं आ रहा है, अतः कोणीय चौड़ाई का मान अपने पास पर्दे की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कोणीय चौड़ाई का मतलब होता है भाई चौड़ाई के द्वारा बनाया गया कोण, चौड़ाई के द्वारा बनाया गया कोण। अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं सामने की दीवार को देखता हूं, तो दीवार का वो सिरा ले लिया और एक ये सिरा ले लिया, वहां से दोनों किरणें आएगी, उन दोनों किरणों के द्वारा मेरे आंख पर जो कोण बनाया जाएगा वो उस दीवार की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है, उस दीवार की कोणीय चौड़ाई। आगे अपन एक चीज और चलते हैं, बीटा बराबर ही आया लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, अब अपन चलें y दूरी में एन लैम्डा वन है तरंग दैर्ध्य के लिए n1 फ्रिंजें बनने पर, y दूरी में लैम्डा वन तरंग दैर्ध्य के लिए कितनी फ्रिंजें बन रही है, n1। मान लो कि 100 फ्रिंजें बन रही है, तो y दूरी किसके बराबर होगी बताओ, n1, और किसके बराबर होगी, बीटा वन के बराबर। एक फ्रिंज की चौड़ाई मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 100 फ्रिंजों के लिए कितनी दूरी चाहिए, 100 इंटू 2, 200 सेंटीमीटर हो गई। इतनी ही दूरी में लैम्डा टू के लिए मान लो, लैम्डा टू के लिए n2 फ्रिंजें बनने पर क्या लिखोगे बताओ, दूरी सेम है, y इज इक्वल टू क्या होगा, n2 बीटा 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1, एक व 2 से क्या लिखोगे बताओ, n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2, एक सूत्र तो ये बन गया। आगे अपन ये भी लिख सकते हैं n1 लैम्डा 1 डी अपॉन डी बराबर n2 लैम्डा 2 डी अपॉन डी। तो क्या सूत्र बनेगा, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 हो जाएगा। तो अपन ये लिख सकते हैं n1 अपॉन n2 बराबर लैम्डा 2 अपॉन। इस सूत्र की सहायता से अपन अलग अलग तरंग दैर्ध्य दिए जाने पर फ्रिंजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट है भाई विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ठीक है,
हाँ जी भाई, देखो एक सेकेंड, एक बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है अपने पास 12वां, इसमें 11वां और 12वां और 13वां ये सारे प्रकाश के चैप्टर हैं भाई। प्रकाश के कुछ गुण तो जो है ना 11वीं में स्टडी कर चुके हो, जैसे अपवर्तन परावर्तन हो गया था, फिर प्रकीर्णन भी पढ़ लिया था, फिर वर्ण विक्षेपण भी हो गया था। ये सारे तो 11 चैप्टर में पढ़े जाते हैं। इसके बाद में ये वाला जो चैप्टर है ना अपने पास 12वां चैप्टर, 3-4 गुण इसमें पढ़े जाएंगे, जिसमें से पहला गुण जो है ना व्यतिकरण हो चुका है अपने पास। ठीक है, तो ये मान लो कि पार्ट जो है ना लगभग 40 से 45% तो हो गया, व्यतिकरण ही है शुरू, व्यतिकरण तक काफी बड़ा है। उसके बाद में दूसरा गुण जो आप पढ़ेंगे वो विवर्तन है। फिर तीसरा गुण जो इस पार्ट में पढ़ेंगे वो ध्रुवण है। बस 3 ही गुण पढ़ देंगे हैं इसमें। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो आप फिर नेक्स्ट वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर का मतलब आप 13वें पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है बेटाओ, तो ये तो बात हो गई इसकी विवर्तन में। सबसे पहले आते हैं, 2 चीजें बता देता हूं। एक तो होता है अवरोध और एक होता है द्वारक। अवरोध का मतलब क्या हो गया, रोकने वाला, और द्वारक का मतलब क्या हो गया, दरवाजा हो गया। देखो जैसे ये मेरी अंगुलियां दिख रही है, आप सबको दिख रही है ना, इसमें ये अंगुलियां ये जो दिख रही है ये तो अवरोध हो गए। इनके बीच में जो जगह हो गई वो क्या हो गया, द्वारक हो गया। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आएगी तो यहाँ से तो रुक जाएगी अपने पास, और इनमें से बाहर निकलेगी निकलेगी। तो अवरोध और द्वारक का मतलब समझ में आ गया। अवरोध का मतलब होता है रोकने वाला, और द्वारक का मतलब होता है दरवाजा। यूं भी समझ लें कि अपने कमरे में एक खिड़की लगी हुई है, तो दीवारें तो हो जाएगी अवरोध, और खिड़कियां क्या हो जाएगी, द्वारक का कार्य करती है। ये बात तो हो गई इसकी। अब अपन चलते हैं विवर्तन में। जब किसी अवरोध या द्वारक पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो उसकी ज्यामितीय छाया का निर्माण होता है। इससे प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण की व्याख्या होती है भाई। कौन से संचरण की व्याख्या होती है, ऋजुरेखीय संचरण। क्या मतलब होता है ऋजुरेखीय संचरण का, सरल रेखीय संचरण। मतलब प्रकाश कैसे चलता है, सरल रेखा में गति करता है। तो ज्यामितीय छाया क्या होती है, बहुत आसान तरीका है। जैसे ऊपर मान लो कि सूर्य की धूप आ रही है, मैंने हाथ यूं रख दिया, मैं हाथ यूं रखूंगा तो मेरे हाथ की जो छाया बनेगी वो ऐसी बनेगी। और अगर मान लो मैंने अंगुलियों को यूं फैला लिया तो फिर छाया भी ऐसी बनेगी। तो जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी ही छाया बन जाना, उसको कहते हैं ज्यामितीय छाया। क्या कहते हैं उसको, ज्यामितीय छाया। मतलब गणित के हिसाब से जिसकी जैसी ज्योमेट्री है वैसी छाया बन जाना, ये ज्यामितीय छाया कहलाती है। छाया क्यों बनती है, कारण बता देता हूं। मेरा हाथ है, ऊपर से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो यहाँ पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित भी हो गया, परावर्तित भी हो गया, ठीक है ना। तो इसके नीचे क्या बनेगी, इसकी छाया बनेगी। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेगी इसके पास से, वो सीधी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो तो सीधी सब चली जाएगी। इस वाली किरणें वापस लौट गई तो छाया बन गई कि नहीं बन गई। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है या मुड़ रहा है, मुड़ रहा नहीं है, सीधी रेखा में चल रहा है। देखो यहाँ वाली किरणें सीधी जाती है, अगर प्रकाश की किरणों में मुड़ने का गुण पाया जाता तो ये किरणें सीधी नहीं जाके मुड़ जाती, और यूं मुड़ जाती तो मेरे हाथ के नीचे क्या हो जाता बताओ, उजाला हो जाता है कि नहीं होता है। लेकिन उजाला होता है क्या, छाया बनती है कि नहीं बनती है। इसका मतलब प्रकाश का संचरण सरल रेखा में होता है, तो किसी भी वस्तु की ज्यामितीय छाया का निर्माण होता है। इससे सिद्ध होता है कि वह प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। अब आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे मेरे हाथ की छाया बनती है, मार्कर की भी बनेगी। तुम लोगों ने धूल के कणों की छाया बनती हुई नहीं देखी, चौक का चूरा उड़ाया, थोड़ी सी मिट्टी उड़ाई, उसकी छाया नहीं बनती है। तो अब अपन कहें कि उनकी छाया क्यों नहीं बनती है, क्या प्रकाश मुड़ रहा है, तो जवाब है कि हाँ मुड़ रहा है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश सीधा भी चलता है और मुड़ता भी है। तो प्रकाश कब सीधा चलता है और कब मुड़ता है वो मैं बता देता हूँ। बड़ी वस्तुओं के लिए तो प्रकाश सीधा चलेगा, और छोटी वस्तुओं के लिए प्रकाश में मुड़ने का गुण पाया जाता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो बड़ा होने पर सीखता है कि सीधा कैसे चला जाता है। छोटे में तो मुड़ जाएगा,
लेकिन बड़ी में उसमें मुड़ने का गुण नहीं पाया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, देखो डायग्राम है उससे समझा देता हूं। ये दीवार है, ये दीवार हो गई, ये बीच में खाली जगह है, तो ये द्वारक है भाई अपने पास। द्वारक की चौड़ाई जो मानी है मैंने वो डी मान ली, ठीक है ना। डी का मान लैम्बडा से बहुत ज्यादा रखा है, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से काफी अधिक है। इस समय प्रकाश की किरणें यूं आ रही है, ये इधर से भी आ रही है प्रकाश की किरणें। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर तो छाया बनेगी, देखो यहाँ पर भी क्या बनेगी, इसकी छाया। यहाँ पर प्रकाश फैलेगा कि नहीं फैलेगा, इसका मतलब प्रकाश कैसे चल रहा है बताओ, सीधी रेखा में चल रहा है। तो यहाँ पर तो ऋजुरेखीय संचरण की व्याख्या हो रही है। कब, जब द्वारक बहुत बड़ा है तब। अब द्वारक छोटा है भाई, और द्वारक का साइज जो है ना वो लगभग लैम्बडा के बराबर है, या फिर लैम्बडा से कम भी लिया जा सकता है। जब द्वारक छोटा ले रहे हैं तो आप एक चीज देख रहे होंगे इसमें, देखो अब प्रकाश की किरणें थोड़ी बहुत मुड़ गई कि नहीं मुड़ गई अपने पास। एक्चुअल में ये किरण कहाँ जानी थी, यहाँ, तो वहां चली गई कि नहीं चली गई। तो किस में फैल गई, वो छाया के क्षेत्र में फैल गई। वो कहाँ पे फैल गई, वो छाया के क्षेत्र में फैल गई, या अपन यूं कहें कि प्रकाश की किरणें मुड़ चुकी है। बस यही घटना विवर्तन कहलाती है। तो विवर्तन की क्या परिभाषा हो गई कि तरंगों के मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहा जाता है। ये बेसिक परिभाषा है। प्रकाश की किरणों के या तरंगों के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन जो है वो तरंगों का मुख्य गुण होता है। मतलब यह है तरंग प्रकृति की पुष्टि इसी के आधार पर होगी कि विवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी प्रकार की तरंगों में विवर्तन पाया जाता है, मैं पहले कह देता हूं। ऐसी कोई तरंगे नहीं है जिनमें विवर्तन का गुण नहीं पाया जाता हो, सभी तरंगों में विवर्तन का गुण पाया जाता है। अब तरंग विवर्तन की प्रमुख शर्त यह है भाई, डी का मान लगभग किसके बराबर हो, लैम्बडा के बराबर, या फिर डी का मान किससे कम हो, लैम्बडा से कम हो। तो द्वारक या अवरोध का आकार लगभग तरंगदैर्घ्य के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, तो विवर्तन होगा, अदरवाइज विवर्तन का होना संभव नहीं है। अब एक चीज बता देता हूं, ध्वनि की तरंगें होती है, ध्वनि का भी विवर्तन होता है। ध्वनि का विवर्तन कैसे होता है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, अंधेरी रात है, ठीक है ना, और अमावस की रात मान लो। आपका एक दोस्त जो है ट्रक के आगे खड़ा हुआ है और आप पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंधेरा हो गया पूरा और अमावस है तो भूत तो आएगा ही आपको। आगे जो है आपका दोस्त खड़ा हुआ है, उसके हाथ में मोमबत्ती है, पीछे आप खड़े हुए हो। आपको मोमबत्ती का उजाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपका दोस्त आवाज लगाएगा तो पीछे सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा, ये बताओ। इसका मतलब किसका विवर्तन हुआ और किसका नहीं हुआ, ध्वनि का विवर्तन हो चुका है और प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाया है, क्योंकि ट्रक जो है वो अवरोध हो गया। ट्रक का आकार बहुत बड़ा है, तो ध्वनि की तरंगें तो ट्रक से भी मुड़कर आ गई, परंतु प्रकाश की तरंगें ट्रक से मुड़कर नहीं आई। कारण बता देता हूं, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से काफी अधिक होता है। अतः ध्वनि का विवर्तन बड़े अवरोधों से भी हो जाता है, जबकि प्रकाश का विवर्तन केवल किससे होगा, छोटे अवरोधों से होगा, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है। इसीलिए एक पहाड़ है, उस पहाड़ के उधर अगर कोई आदमी है, उसकी आवाज अपने को सुनाई दे जाएगी, लेकिन अगर उधर उसने मान लो कि कोई ट्यूबलाइट जलाई या टॉर्च जलाई तो उसका उजाला इस साइड में आएगा नहीं, कारण अवरोध जो है काफी बड़ा है। तो ध्वनि का तो विवर्तन हो गया, परंतु किसका विवर्तन नहीं हो पाया, प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कारण है कि ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के विवर्तन की तुलना में आसानी से प्रेक्षित होता है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तुलना में काफी अधिक होता है, अतः उसका विवर्तन बड़े अवरोधों से भी आसानी से हो जाता है। विवर्तन जो है दो प्रकार का होता है भाई, फर्स्ट है फ्रेनेल विवर्तन और सेकंड नंबर है फ्रॉनहोफर विवर्तन। इनमें क्या अंतर है ये कल अपन स्टडी करेंगे।
टाइम हो गया है, अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन बाकी जो है कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।